यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक निकाल लेते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56। बच्चों, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56 की हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों, क्या गिफ्ट भी टैक्सेबल होते हैं? ठीक है, तीन पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। अच्छा, इसमें एनी पर्सन को इंक्लूड कर, एनी पर्सन में ना इनकम टैक्स में 7-8 कैटेगरीज बनी हुई है। आप देखोगे इंडिविजुअल आ जाता है, एचएफ आ जाता है, फर्म आ जाती है, एलएलपी आ जाती है, एओपी, जीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, तो ये सब चीजें पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। किसमें? इनकम टैक्स की पर्सन की डेफिनेशन में। तो लिखा है गिफ्ट रिसीव बाय एनी पर्सन shall be taxable and the gift shall be divided into 3 parts। और इसकी टैक्सेबिलिटी के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ मनी, जो मनी की फॉर्म में रिसीव हो रहा है गिफ्ट, वो हो गया। सेकंड हो गया गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हम किसी को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं बट इट इज अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों, गिफ्ट करने से पहले एक बात तो सोच लेना, गिफ्ट कभी वापस नहीं। आज तुम्हारे टर्म्स अच्छे हैं, कल को खराब भी हो सकते हैं, लेकिन गिफ्ट वापस नहीं मिलता। मिलता है वापस? तो कुछ भी गिफ्ट करने से पहले ना 2 बार सोचना जरूर, क्योंकि जब टर्म्स खराब होंगे और वो गिफ्ट वापस नहीं आ सकता, है ना? ठीक है सर, समझ गए। बच्चों, एक्चुअली ये लाइन सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, लॉयर्स भी आपको यही कहते हैं। जब आप गिफ्ट डीड बनवाने जाओगे, कुछ भी गिफ्ट कर रहे हो, तो आपको 2 बार वार्न करेंगे कि भाई आपने गिफ्ट कर दिया तो कर दिया, फिर आप वापस नहीं ले सकते। तो सोच समझ के गिफ्ट करना। डन। सर आपने पहले ही डरा दी। बिल्कुल, ये डराने वाली बात है। मान लो आपके नाम पे 2 प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी आपने किसी को गिफ्ट कर दी, भाई वो वापस आने वाली नहीं है, चाहे टर्म्स अच्छे रहे, चाहे टर्म्स। ठीक है, गिफ्ट ऑफ सम ऑफ मनी की बात करते हैं। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम वन और मोर पर्सन्स विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होता। आप किसी को गिफ्ट करोगे, बदले में आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कंसिडरेशन मिसिंग होती है, रिटर्न में कुछ नहीं होता। विदाउट कंसिडरेशन एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 50,000 रुपीज। बच्चों, और उन सब की वैल्यू कितने को एक्सीड कर रही है? 50,000 रुपीज। द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम shall be taxable under the head other sources, but if the aggregate value is up to rupees 50,000, the entire amount shall be exempt from income tax। बच्चों, इस पर ना कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ एग्रीगेट वैल्यू। आप किसको चेक करोगे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप किसे चेक करोगे? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। If it exceeds 50,000 rupees, then the whole of the aggregate value of such sum shall be taxable। तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा उस केस में। कितना? फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। एग्रीगेट वैल्यू 50,000 है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। 50,000 1 रुपए है, 50,000 1 रुपए, तो पूरे 50,000 1 रुपए टैक्सेबल होगी। मतलब या तो पूरा एग्जाम या फिर पूरा टैक्सेबल। डिफरेंस की कोई कहानी यहाँ पर नहीं है। यस बच्चों, देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स ऑफ रुपीज 15,000 ईच फ्रॉम 3 फ्रेंड्स। बच्चों, कितने ईमानदार हैं? दोस्तों ने आपस में पहले ही पूछ लिया, तू कितने दे रहे, तू कितने दे रहे? सब देखा 15। चल ठीक है, हम सब 15 दे। तीनों ने कितने कितने दे दी? 15,000 दे दी। एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट कितना हो गया? 45,000। बच्चों, अप टू 50,000 क्या होगा? एग्जाम होगा। 45,000 इज एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स। लेकिन अगर उसे तीनों से 20,000 का गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल है पूरा 60। बिल्कुल, क्योंकि 60,000 हो जाएगा, इट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, तो पूरा पूरा 60,000 टैक्सेबल। ठीक है ना? एंटायर अमाउंट ऑफ 60,000 विल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल। फर्दर इट विल बी कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल इनकम। कौन से हेड में टैक्सेबल है? गिफ्ट से। बिल्कुल, सेक्शन 56 जो है आपका अदर सोर्सेस का है। ठीक है ना?
तो ये इनकम फ्रॉम कौन सी मानी जाएगी, अदर सोर्सेज मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। If any person has received gift of any property other than immovable property, मतलब immovable property को छोड़कर बाकी कुछ भी रिसीव हो रहा है, वो भी बच्चों गिफ्ट होता ही विदाउट कंसिडरेशन। आप ऊपर भी देखोगे तो विदाउट कंसिडरेशन था, यहाँ भी क्या लिखा है, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। एंड द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू, बच्चों ऊपर मनी में था तो कोई टेंशन नहीं थी, मनी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो किसको लेंगे, एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज रिसीव्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इफ इट एक्सीड्स 50,000। बच्चों ऊपर क्या फेयर मार्केट वैल्यू लेने की जरूरत थी, नहीं सर, पहले ही मनी की फॉर्म में थी, ऊपर तो पहले ही मनी की फॉर्म में थी, यहाँ पर प्रॉपर्टी है, मनी की फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होगी। एंड इफ इट एक्सीड्स 50,000 रुपीज, तो भाई 50,000 को एक्सीड कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। बट इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑल सच प्रॉपर्टीज इज अप टू 50,000, तो क्या होगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। If the consideration is less than the aggregate fair market value of such properties by an amount exceeding rupees 50,000, aggregate fair market value as exceeds such consideration shall be taxable under the head other sources. Further, it will be considered to be normal income. सर ये कहानी समझ नहीं आई, ऊपर तो केस चल रहा था अभी तक विदाउट कंसिडरेशन का, तो सर ये कंसिडरेशन कहाँ से आ गई। बच्चों यहाँ पर भी कुछ कंसिडरेशन नहीं, यहाँ पर भी कुछ कंसिडरेशन नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं अगर कंसिडरेशन मिल रही है तो क्या होगा। अब ये किसकी बात कर रहे हैं कि अगर कंसिडरेशन मिल रही है तो क्या होगा, ये केस ही अलग होगी। सर मतलब बच्चों 70,000 की प्रॉपर्टी है अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, 70,000 की, ठीक है, मार्केट वैल्यू उसकी 70,000 है, फेयर मार्केट वैल्यू 70,000, आपने कितने चार्ज किए, 10,000 रुपए, 10,000 चार्ज किए। बच्चों डिफरेंस कितना बच गया, 60, उसको कंपेयर करेंगे आपका उससे 50, समझ गए, जो डिफरेंस होगा उसको कंपेयर करेंगे किससे, 50,000। हम डिफरेंस निकाल के कंपेयर करेंगे, वैसे आगे एग्जांपल्स आएंगे वहां देख लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस को कंपेयर, एक बार और बता देना, डिफरेंस को कंपेयर करना है किससे, ये बच्चों ध्यान देना इधर क्या लिखना है, if the consideration is less than the aggregate fair market value of such properties by an amount exceeding 50,000, aggregate fair market value as exceeds such consideration shall be taxable under the head other sources। बच्चे कह रहे हैं सर बता दो, देखो बच्चों क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, ठीक है, कंसिडरेशन ही लिख देता हूँ, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, जो भी आएगा इसको कंपेयर किससे करेंगे, ये तो हमने एक तरफ तो निकाल ली फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, 50,000 से। तो अगर ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये अगर एक्सीड करता है, किसको एक्सीड करता है, एक्सीड करता है 50,000 रुपीज को, तो फुली टैक्सेबल है, ठीक है ना। मतलब आप किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और आप उससे बहुत कम अमाउंट चार्ज कर रहे हो, बहुत कम अमाउंट चार्ज कर रहे हो, मतलब आप जो चार्ज कर रहे हो, जो आप उससे चार्ज कर रहे हो, दैट विल बी नोन एज कंसीडरेशन। उसे क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन बोलेंगे, जो आप चार्ज कर रहे हो वो क्या कहलाएगी, कंसीडरेशन, ठीक है। कंपेयर किससे करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से, भाई जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और जो आपने चार्ज किया उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, और वो अगर एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपीज को, तो वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल हो जाएगा। जो डिफरेंस है, हाँ, जो डिफरेंस है उसे कंपेयर कर रहे हैं और वही टैक्सेबल होगा, ठीक है ना।
जो डिफरेंस है उसी को कंपेयर करेंगे और वही टैक्सेबल है। ठीक, ये सोचो। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब बात आ गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग लॉ स्टार्ट करेंगे। बच्चों ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट क्लास में इसे खत्म करके या तो क्लबिंग या फिर सैलरी स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। क्लबिंग भी वैसे एक छोटा सा चैप्टर है, एक क्लास में निकल सकता है, एक या दो क्लास, वो भी कर सकते हैं। बच्चों क्या लिखा है, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें तो स्टैम्प ड्यूटी की बात आ जाती है, ठीक है ना। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, सबसे पहला केस क्या आ गया, किसका आ गया, विदाउट कंसिडरेशन। इट विल बी एग्जाम if stamp duty value is up to rupees 20,000, 50,000. It will be exempt if stamp duty value is up to rupees 50,000. But if the stamp duty value exceeds 50,000 rupees, entire stamp duty value shall be taxable. सर मतलब यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं देखते, हम किससे कंपेयर करते हैं, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देखते हैं। किसको देखते हैं, स्टैम्प ड्यूटी। अच्छा, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसे देख रहे थे, फेयर मार्केट वैल्यू को। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किसे देख रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बस ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किसे देख रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को देख रहे हैं। इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ध्यान देना, if the stamp duty value exceeds 50,000 rupees, the entire stamp duty value shall be taxable अंडर द हेड। बच्चों और ये कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट। और एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या एक न्यू पॉइंट, ऊपर हम लोग एग्रीगेट देखते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच प्रॉपर्टीज। तो ये कह रहे हैं भाई एग्रीगेट वैल्यू को नहीं देखना, इंडिविजुअली हर प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखना, ठीक है, डन। कुछ लास्ट एक दो लाइन, इफ एनी पर्सन इज सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, if any person is selling immovable property, its conveyance deed shall be prepared in the office of registrar, and some tax has to be paid to the state government for transferring the property, and it is called stamp duty. जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जब आपको रजिस्ट्री करानी होती है, कन्वेंस डीड बनती है, ट्रांसफर डीड बनती है, रजिस्ट्री होती है, आपको वहां जाके ना स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। क्या पे करनी पड़ती है, स्टैम्प ड्यूटी। और ये किसको जाती है, किसको पेबल होती है, स्टेट गवर्नमेंट को पेबल होती है फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी, एंड द वैल्यू ऑन विच सच ड्यूटी इज चार्ज्ड इज कॉल्ड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कल रेट, इसे हम लोग सर्कल रेट भी बोलते हैं। A person may not disclose the right value, hence the value is determined by the state government. अच्छा, लोग क्या करते थे, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंसेप्ट है। लोग क्या करते थे, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बेची, सेल कितने में दिखा दी, 2 करोड़, कम में दिखा दी। क्यों ऐसा करते थे लोग, बच्चों फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर अभी की बात ना करूं, सर्कल रेट चलो 8-10 साल से, कितने साल से आए हैं, उससे पहले की बात करें तो प्रैक्टिकली देखा मैंने इन चीजों को होते हुए। कोई 1 करोड़ का मकान सेल कर रहा है, सेल वैल्यू दिखा रहा है 15 लाख, 20 लाख, जो ट्रांसफर डीड बन रही है, जो चीजें बन रही है, डॉक्यूमेंट्स, उसमें वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं, 15 लाख, 20 लाख दिखा रहे हैं। क्यों कम दिखा रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी कम बच जाएगी। पहले ऐसा होता था, फिर कुछ साल पहले इसे चेंज कर दिया, सरकार ने कहा भाई तुम तो शरीफ हो नहीं और हमें तुमसे उम्मीद नहीं, तो एक काम करते हैं, हम ही एक्चुअल रेट फिक्स कर लेते हैं, सर्कल रेट फिक्स कर लेते हैं। आप जितने की मर्जी दिखाओ, हमें नहीं परवाह, आप 15 क्या, आप 2 लाख दिखाओ, आप 1 करोड़ की चीज 2 लाख दिखाओ, हमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हम उस पर आपसे गिफ्ट
वाला टैक्स देंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, गिफ्ट के ऊपर टैक्स लग जाएगा फिर अगर कम दिखाओगे, गिफ्ट की मान के उसके ऊपर टैक्स लगा भाई, जितने की चीज है उतने में दिखाओ, ज्यादा अच्छा है। नुकसान हो जाएगा, नहीं तो खरीदने वाले को तो हो ही जाएगा। अच्छा, गिफ्ट टैक्स देने वाले के हैंड्स में, ये गिफ्ट टैक्स मतलब गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना होगा या रिसीवर रिसीवर के हैंड्स में टैक्स देगा? किसके हैंड्स में? रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्स देगा। सबसे बड़ी बात, जिसने गिफ्ट दिया उसको दिक्कत नहीं है, जिसने गिफ्ट रिसीव किया उसको टैक्स देना है। Done। तो क्या पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने? हाँ जी, हम लोगों ने पॉइंट ये डिस्कस किया कि लोग वैल्यू कम दिखाते थे, क्यों, क्या फायदा होता था वैल्यू कम दिखाने से? बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग टैक्स की बुक से बाहर जा रहे हैं। बच्चों, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की, 15 लाख की दिखाई, 20 लाख की दिखाई, ये केस मेरे सामने गई, ठीक है? तो जब शुरुआत में मैंने ये चीजें देखी तो मैंने पूछा, मैं कहा क्यों कम दिखाई? उन्होंने क्या बताया, कहते एक तो व्हाइट पनी, 15-20 लाख व्हाइट पनी दे देंगे, बाकी सब ब्लैक मनी की फॉर्म में जाएगा, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा। उससे क्या होगा? कैपिटल गेन टैक्स कम बनेगा। बच्चों, ये सब प्रोविजंस के चेंज होने से पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या प्रोविजंस चेंज हुए वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? लेकिन ये प्रोविजंस, ये सर्कल रेट वगैरह आने से पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैंने कहा क्या फायदा होगा, इतना कम क्यों दिखाया? कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा, जितनी सेल वैल्यू कम होगी उतना कैपिटल गेन कम होगा, तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भी कम होगा। देने वाले को भी तो इनकम दिखानी पड़ती है, कहाँ से आए 15 लाख 20 लाख, कहाँ से आया 1 करोड़, है ना? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी इनकम कंसिडर हो जाती है, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर भी इनकम कंसिडर हो जाती है। तो जितना कम में दिखा उतना अच्छा है। तो खरीदने वाले को भी अपने एक्सपेंस का कहीं ना कहीं से सोर्स तो दिखाना पड़ता है कि भाई पैसा कहाँ से आया, समझ रहे हो? फाइन। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। सरकार कहती कोई बात नहीं, तुम्हें कम दिखाना है, कोई बात नहीं, दिखाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, कम दिखाओ, लेकिन हम तो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लेंगे। अच्छा, तीसरा एक और फायदा था, एक तो मैंने कैपिटल गेन टैक्स का बताया, एक मैंने कौन सा बताया था, सेकंड, भाई व्हाइट मनी कहाँ से आया? आप पेमेंट ज्यादा 1 करोड़ की परचेज दिखाओगे तो देने वाले से भी पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्लेन। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वैल्यू ज्यादा दिखाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, जितनी सेल वैल्यू ज्यादा उतनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा। तो कैपिटल गेन टैक्स से बच गए, स्टैम्प ड्यूटी से बच गए, और व्हाइट मनी का एक्सप्लेनेशन देने से बच गए। लोग क्या करते थे, 1 करोड़ की चीज 15-20 लाख में सेल दिखाए थे, ज्यादा हुआ 40-50 तक सेल दिखा दी। गवर्नमेंट ने कहा ये तो सही नहीं, ये तो हर तरफ से बच रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा भूल जाओ कितने में बेचा तुम। अब हम कंपेयर किसको करेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। हम हर एरिया का ना रेट डिसाइड करेंगे कि भाई इस एरिया में प्रॉपर्टी का ये रेट है, इस एरिया में प्रॉपर्टी का ये रेट है, ये एरिया वाइज सर्कल रेट चेंज होता है। अब ये बाद में चेंज आया, एरिया वाइज सर्कल रेट चेंज होता है। अब सर्कल रेट चेंज होगा तो स्टैम्प ड्यूटी आपको किस पर लेनी? सर्कल रेट के ऊपर, सर्कल रेट को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। सबका प्रॉब्लम निकला, अभी देखते जाओ आगे, ये तो बस कहानी की शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। अब क्या हुआ, सर्कल रेट फिक्स किया तो उसी के बेसिस पे क्या होगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है? अरे मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया चलो इस पॉइंट को एक खत्म करता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसी के बेसिस पे होगी, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। कैपिटल गेन में भी स्टैम्प ड्यूटी को कंसीडर करेंगे। सेल कंसीडरेशन वो जब वहां बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ सिचुएशंस में सेल कंसीडरेशन भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेंगे। आपने जितने में बेची वो मैटर नहीं करता, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो उसे लेंगे। अब कैपिटल गेन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ गया, पार्टनर, तो दो जगह फायदा मिल गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का। एक तो स्टैम्प ड्यूटी लगाने के लिए बेनिफिट मिल गया, दूसरा कैपिटल गेन में भी अगर आप सेल कंसीडरेशन कम भी दिखा रहे हो तो वो कहते हैं हम तो सर्कल रेट या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेंगे, वहां भी कैपिटल गेन भी बढ़ गया, वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो गया।